बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एलके ट्यूटर। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होती हैं वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मतलब इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी है, जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड इसको आप डेली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, so basically genetic disorders are those disorders which are transferred genetically from parent to their offsprings। ठीक है, जो कि जेनेटिकली ठीक है ट्रांसफ़र हो रही हैं अभी तक। इसमें जो फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो है दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम हमारे पास डाउन साइंटिस्ट का नेम था। ठीक है, उसकी बेस पे इसका नाम रख दिया गया, डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का सेकंड नेम क्या है? ट्राइसोमी 21। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो 21 है उसकी डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, क्रोमोसोम 20 जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, ठीक है, हमारी उसके अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, जिस वक्त उसकी डुप्लीकेशन होगी तो हमारे पास डाउन सिंड्रोम काज करेगा। ठीक है, अब हम बात ये कि जानने की, जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 21 है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल फीचर्स के लिए। ठीक है, हमारे फेस के जितने भी फीचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी डुप्लीकेशन होगी, इस मीन्स कि उसके अंदर कोई भी फेशियल फीचर्स के अंदर कोई भी मतलब चेंजेस आएंगी। ठीक है, और जो चेंजेस आएंगी वो अभी हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, वो ऐसे हम ऑब्जर्व करेंगे, वो सिम्टम्स में आ जाएंगी। फेस फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, बल्जिंग टंग हो जाएगी। ठीक है, आप बॉल से ही तरह नहीं सकेंगे, फेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, आइज़ की, नोज़ की, ईयर की। शॉर्ट नेक होगी। ठीक है, डिस्मॉर्फिक ईयर्स होंगी, स्मॉल नोज़ होगी, फोरहेड स्मॉल का मतलब ये जो आपका माथा है वो स्मॉल हो जाएगा, नोज़ स्मॉल हो जाएगी, ईयर्स होते हैं वो डिस्मॉर्फिक हो जाएंगे, मतलब उनकी वो शेप नहीं रहेगी, मतलब फ्लैट शेप हो जाएगी। अच्छा, एक और दो तीन जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या है कि ये मेंटली रिटार्ड हो जाता है। ठीक है, मेंटली रिटार्डेशन भी हो सकती है इसकी वजह से, डाउन सिंड्रोम की वजह से, मतलब जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। एक और फैक्टर क्या है कि विजन लॉस हो सकती है। ठीक है, या हेयरिंग भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। 1000% में से, ये 1000 चाइल्ड में से 1 चाइल्ड होता है, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो अफेक्टेड होता है। ठीक है, 1000 चाइल्ड में से एक चाइल्ड लाजमी अफेक्टेड होगा ऑन द होल वर्ल्ड। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 300 में से एक चाइल्ड अफेक्टेड है। ठीक है, तो रेट ज़्यादा है इन द पाकिस्तान। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर देखें कि किस फैक्टर्स की वजह से, मतलब ये हमने कहा ना, एक तो जेनेटिकली है। ठीक है, एक ये डिजीज़ जो है वो जेनेटिकली है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर एक आ जाएगा इसका। दूसरा इसका फैक्टर है लेट मैरिजेस का होना। ठीक है, जब लेट मैरिजेस होती हैं तो वो भी इसका एक फैक्टर बन जाती हैं कि वो उनके जो क्या कहते हैं चाइल्ड होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स वो क्या होंगे? डाउन सिंड्रोमिक होंगे। द सेकंड वन इज़ कंसंजेनियस मैरिजेस। कंसंजेनियस मैरिजेस कौन सी होती हैं? जो कि आपकी क्लोज रिलेटिव्स के साथ आपकी जो मैरिजेस होंगी। ठीक है, हैविंग द सेम जीन पूल। ठीक है, जीन पूल जिनका सेम होगा। अब उसमें आपके क्लोज रिलेटिव्स में आपके कजन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो मैरिजेस होती हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है, जो कि आपके ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड के अंदर डाउन सिंड्रोमिक उसको बना देता है। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा कोई मतलब एक्सटर्नल हम कहें कि ये एक्सरेज थी, ये थी, वो तो ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं। ठीक है, जेनेटिकली है तो ये दो फैक्टर्स जो है ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि काज करते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसको हमने पढ़ लिया कि डाउन सिंड्रोम काज होगा, मतलब अगर वो बेबी पैदा होगा तो वो उसके फेस फ्लैट होगा, बल्जिंग टंग होगी, इसकी शॉर्ट नेक होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब इसको मैनेज करने का कोई तरीका तो होगा ना, मतलब ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो बेसिकली इसके लिए सोशल सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बच्चे को हौसला अफजाई देंगे, मतलब जो ऐसे पेशेंट होते हैं या ऐसे चाइल्ड होते हैं जो कि डाउन सिंड्रोमिक होंगे, ठीक है, उनको आप प्रॉपर मतलब स्कूल की ट्रेनिंग वगैरह देंगे, और उसके साथ जीन थेरेपी आप लोग करेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी हो सकती है। ठीक है, जो कि एक वे है। इसके अलावा आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, आप किसी अच्छे जेनेटिक्स के पास लेके जाएं जो कि काउंसलिंग करें, या फिर किसी डॉक्टर के पास जो कि प्रॉपर काउंसलिंग कर सके। ठीक है, नो प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, सोशली उन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, स्कूल की ऐसी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो क्या हो ईजिली, मतलब आपको ईजिली फील करें कि दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल्स और अदर चाइल्ड्स। ठीक है, तो आप उनके साथ ऐसे मोरली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है। हाँ, जीन थेरेपी जो होती है वो भी सम हो इफेक्टिव है।
सो हेयर द थर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ हीमोफीलिया। हीम आपको पता है, मैंने पहले भी उस दिन आपको बताया था, हीम का मतलब होता है आयरन, मतलब ब्लड, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन का एक ग्रुप होता है जिसके साथ वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया मतलब उससे रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है, इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब बहुत कम होता है, पाई जाती है लोगों के अंदर, लेकिन ये होगी, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट एंड ब्लीडिंग कंटिन्यू, ठीक है। ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्लॉट ही नहीं करेगा ब्लड को, ठीक है। ब्लड डज नॉट क्लॉट एंड ब्लीडिंग कंटिन्यू एंड रिजल्ट इन टू द डेथ, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें ऐसा होगा कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं बनाएगा, अगर इंजरी आ जाती है तो वो ब्लड वहाँ पे क्लॉट नहीं बना सकेगा, और ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी, जैसी बात है, क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग मुसलसल कंटिन्यू रहेगी एंड रिजल्ट इन टू द डेथ, तो वो हमारे पास डेथ की काज हो सकती है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि किस वजह से होगा ना, देखें। अब ये ऐसे होता है कि मैं इधर आपको समझा देती हूँ। ये देखें, इंजरी हुई हमारी, किसी भी बॉडी पार्ट पे इंजरी होगी है, ठीक है। तो उसका मैसेज हमारे पास जाएगा किधर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा, ठीक है। मैसेज किधर जाएगा, नर्व इम्पल्स लेके जाएंगी, मैसेज किधर लेके जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेज लेके जाएंगी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से कैस्केड प्रोटीन को कहेगा कि वो क्या बनाए, स्टार्ट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग स्टार्ट करे, ठीक है। किसको कहेगा, कैस्केड प्रोटीन को, कि स्टार्ट करे क्लॉटिंग को बाय द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करके क्लॉटिंग स्टार्ट करे। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 16 अप टू 16 तक, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्लॉट बनाएंगे, और ये इंजरी जो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी। अब हीमोफीलिया के अंदर होता ऐसे है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब होता है ऐसे है कि जो ये तो नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई ना, कि मैसेज जाएगा और वो प्रोटीन बनेगी, क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे। अब होता है ऐसे है कि जो हीमोफीलिया है उसके अंदर ऐसे होगा कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होगा, ठीक है। हमने पढ़ा कि क्लॉटिंग फैक्टर 16 तक, 16 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग में। सो जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होगा वो एब्सेंट होगा, या तो प्रेजेंट होगा लेकिन वो बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा, ठीक है, कि वो क्लॉट बना ही ना सके, या तो फिर वो बिल्कुल एब्सेंट ही होगा, क्लॉटिंग फैक्टर 8, जो कि हमारे पास ब्लड क्लॉट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अब जाहिर सी बात है, क्लॉट नहीं बनेगा तो आपको पेन होगा, ठीक है, वहाँ पे इंजरी की जगह पे स्वेलिंग होगी, ठीक है। अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होगी, जाहिर सी बात है, वो क्लॉट नहीं बना तो वो रुकेगी नहीं ब्लीडिंग। पेन इन जॉइंट्स में पेन होगा आपको, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि किस वजह से होती है ना। अगर मतलब हम कह रहे हैं कि हम ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ठीक, तो पहली वजह तो इसकी आ जाती है कि ये एक जेनेटिकली, मतलब इसकी काज है कि ये जेनेटिकली हो सकती है, ठीक है। सेकंड वन इज़ कि ये जो जेंडर मेल है, ठीक है, मेल के अंदर ये क्या होती है, मेल जो है वो मोर अफेक्टेड होते हैं, मतलब मेल्स के अंदर ये जो हीमोफीलिया डिजीज़ है ये ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, उसकी वजह मैं आगे आपको बताऊँगी। अच्छा, सेकेंडली ये जो होती है, कैंसर होगा, ठीक है। अगर कैंसर है मदर को या इस तरह का या फादर को, ठीक है, तो वो मतलब इसकी चांसेस है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर भी हीमोफीलिया हो, ठीक है, हीमोफीलिया का आ सकती है। अच्छा, दूसरी क्या रीज़न है, प्रेगनेंसी की रीज़न आ जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होगा कि अगर जो हमारे पास ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, ठीक है, ये हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में पहले होता है, ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ की जिसको होती है, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर की अमाउंट है ये क्या हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉल होगी, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये तो क्लॉट बनाएगा, ठीक है, ये तो इसको ब्लीडिंग को स्टॉप करवाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा, ये इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास क्या होगा, हीमोफीलिया काज होगा, ठीक है। हीमोफीलिया जीन जो होती है वो जेनेटिक्स में हम कहते हैं कि हीमोफीलिया जीन होगा पेरेंट्स के अंदर, तो वो आगे जाहिर सी बात है ऑस्ट्रोन के अंदर ट्रांसफ़र होगा, तब काज होगा। अच्छा, ये जो मैंने बात की कि ये जो मेल्स के अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है, हीमोफीलिया जो है जेंडर मेल के अंदर, ये मेल चिल्ड्रन है या ज़्यादा चाइल्ड में होगी, ठीक है। मेल चाइल्ड है उनके अंदर ज़्यादा इफेक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। तो ज़्यादा इफेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेल्स के पास हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक मदर है, ठीक है, उनके पास एक्स क्रोमोसोम है, और एक फादर है उनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। मदर जो है इनका एक एक्स अफेक्टेड है, मतलब ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर जो जीन है वो हीमोफीलिक जीन है, ठीक है, मीन्स कि वो हीमोफीलिया काज कर सकते हैं। अब क्या होगा, जिस वक्त ये क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो यहाँ से एक एक्स आया, यहाँ से एक एक्स आया, तो एक्स एक्स हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फीमेल चाइल्ड बनेगी, ठीक है, एक फीमेल चाइल्ड की बर्थ होगी, ठीक है, जिस वक्त एक्स एक्स बनेगा। तो अब ये जो एक्स बनेगा ये एक मदर से आया है और दूसरा एक्स फादर से आया है। ये जो मदर का है ये अब नॉर्मल है और ये वाला नॉर्मल है।
तो फिर फ़ीमेल के चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो नॉर्मल जीन है एक्स, ये इसको थोड़ा बहुत कवर अप कर लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मेल इसमें क्या होगा कि एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आ गया, ठीक है, एक एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आ गया और एक वाई जो होता है वो फादर से आ गया। अब इन केस अगर मदर के पास से अगर हम कहते हैं कि एबनॉर्मल वाला आया है, ठीक है, अगर तो एबनॉर्मल ना आए तो फिर वो अलग केस है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है चाइल्ड जो होता है वो सही हीमोफीलिक नहीं होगा, ठीक है। अगर तो ये वाला एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम हमारे पास चला जाता है इधर और यहाँ से वाई वाला फादर का वाई आ जाता है, तो मीन्स ये कि यहाँ पे एबनॉर्मल क्रोमोसोम एक्स है और वो है ही एक एक्स है और वो भी एबनॉर्मल है, तो ये वाला वाई इसको कवर अप नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक एक्स है और वो भी एबनॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है फिर इनकी मेल के अंदर क्या हो जाएगी, एक एक्स है और वो भी अफेक्टेड है, एक एक्स है और वो भी अफेक्टेड है, एबनॉर्मल है, तो इनके अंदर मेल्स के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि उनके अंदर हीमोफीलिया की डिजीज़ ज़्यादा होगी मेल चाइल्ड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त ट्रीटमेंट की तरफ लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हम लोग देख सकते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा सकते हैं, मतलब कि हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है या इस तरह हम ये टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं ना, ताकि हमें ब्लड की अमाउंट पता चलता रहे, ठीक है, और उसको हम साथ साथ कवर अप मैनेजेबल कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट। Thank you so much. This is all about today. If you have any question, any problem, then you comment me. I will solve your problem. And if you like the video, then subscribe the channel. So आपको फिर रोज़ाना की अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।